हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आप जानते हो 16वीं शताब्दी में भारत माँ की गोद में उसके 74 लाख बच्चों ने घुट घुट कर अकाल में दम तोड़ दिया था। लेकिन शाहजहां, जिनके जंग पर जंग और बदले की आग ने सारी धरती को बंजर बनाया था, उन्होंने अपनी ही प्रजा को बचाने और अकाल से मरे लोगों के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए ही दिए थे। और अगर ये कीमत आपको ज्यादा लग रही है तो आपको ये बता दूं कि 1 लाख रुपया शाहजहां की बेगम के साल भर के खर्चे का सिर्फ और सिर्फ 10% था। और इसके अलावा अगर हम डेटा के मुताबिक बात करें ना, तो भी 15वीं शताब्दी में मुगलों के आने से पहले भारत दुनिया की जीडीपी में 28.9% का भागीदार था। पर मुगलों के आते ही भारत की जीडीपी 24.5% पर ड्रॉप हो गई और मुगल राज खत्म होने तक ये जीडीपी 16% हो गई थी। यानी हमारे भारत में पैसे तो थे, लेकिन मुगलों के राज में वो पैसे हमारे नहीं थे। और धीरे धीरे करके ये मुगल हमारे भारत को खोखला कर रहे थे, जिससे भारत की जीडीपी साल प्रति साल गिरती जा रही थी। पर आखिर सोने की चिड़िया माने जाने वाले हमारे वतन के सोने के पंखों को एक एक करके इन मुगलों ने कैसे नोच फेंका? आखिर क्यों ये मुगल भारत के लोगों पर राज भी कर रहे थे और भारत के ही लोगों को लूट भी रहे थे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये रोमांचक वीडियो टाइटल्ड मुगल्स कुल मिलाकर इंडिया से कितना लूट कर गए। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं भारत की मिट्टी में भारत के बेटों का खून नाले की तरह बहाने वाले बाबर से, जिसे भारत की मिट्टी इतनी नागवारा थी कि उसने खुद को भारत की मिट्टी में ही दफन करने के लिए भी इनकार कर दिया। पर शायद उसे भारत के मिट्टी से ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस मिट्टी से निकले सोने चांदी और जवाहरातों से ही तो बाबर का शाही खजाना जो भरता था, वही खजाना जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर और दिल्ली के शाही तख्त पर बैठकर हासिल किया था। अब हुआ यह था ना कि जब बाबर को दिल्ली की हुकूमत मिल गई थी, तो सबसे पहले बाबर ने दिल्ली के खजाने को लोगों में लुटाना शुरू कर दिया। पर यहाँ पर आता है कैच, भारत के लोगों में नहीं बल्कि बाबर ने खजाना सिर्फ मुसलमानों पर ही लुटाया। जैसे समरकांड, खुरासान, मक्का और मदीना, ऐसी कई जगहों पर धर्म के नाम पर बाबर ने दिल्ली के खजाने को लुटाया और फिर उज्बेकिस्तान का वो हिस्सा जो आज ताजिकिस्तान और जिंजियांग है, वहाँ अपने रिश्तेदारों को भर भर के तोहफे में हीरे और जवाहरातों से लाट दिया। यही नहीं, अपने सेना और प्रजा पर भी बाबर ने इतना खजाना लुटाया कि उन लोगों ने बाबर को कलंदर का नाम दे दिया। यानी बाबर की वजह से भारत सुल्तानों की हुकूमत से तो बचा, लेकिन फिर भारत के खजाने और अपनी जीत के घमंड में चूर होकर बाबर ने भारत में रुकने का फैसला कर लिया, जिससे भारत के लोग जैसे सुल्तानों की हुकूमत में कभी मारे जाने के डर से, कभी लूटे जाने के डर से और कभी अपनी इज्जत खो देने के डर से जी रहे थे, उसी तरह उन्हें मुगलों की हुकूमत में भी जीना पड़ा। और जैसे कि मैंने बताया, हमारा भारत इन मुगलों के आने से पहले 28.9% की जीडीपी वाला देश था, पर इनके आते ही हमारी जीडीपी ड्रॉप होकर 24.5% पर आ गई। लेकिन उस समय तक भी हमारे भारत की जीडीपी पूरे यूरोप की 23.3% जीडीपी से फिर भी ज्यादा थी। पर अभी तो मुगलों का राज असल में बाकी था। की कहानी सुनिए। तो फ्रेंड्स, बादशाह अकबर का नाम किसने नहीं सुना है? मुगलों के इतिहास को देखा जाए, बाबर का पोता हुमायूं का बेटा अकबर ही वो बादशाह था जिसने भारत के लोगों को अपना मानकर उनके लिए कदम उठाए थे। जैसे अकबर ने औरतों के लिए सती हो जाने की प्रथा का विरोध किया था, विधवा औरतों की दूसरी शादी करवाई थी, सारे धर्मों को एक करने के लिए एक नया धर्म तक बनाया था, और हिंदुओं से लिए जाने वाले टैक्स को माफ करने वाला भी तो अकबर ही था। लेकिन ये फैक्ट शायद आपको हजम ना हो, बट एक तरफ भारत के लोगों के लिए इतना कुछ करने वाले अकबर ने भी भारत को लूट, जैसे कि सन 1568 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लेने के बाद अकबर ने बिना किसी की परवाह किए 30,000 राजपूतों को खत्म कर देने का आदेश दिया। पर यह सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ था, बल्कि बार बार हुआ था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनमो के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज और यूएस डॉलर्स, यूरोज वगैरह भी आपको 90% प्रॉफिट तक मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी समय के साथ। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। मैं एक 700 रुपीज का ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा सा रुकता हूं, एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है और आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपका डिपॉजिट सीधा डबल हो जाएगा। यानी कि जैसे आपने 400 का टॉप अप किया तो आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बाइनमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाइए, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस्ड होगे, उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। लेकिन आप फ्रेंड्स ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क पर होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बाइनमो को डाउनलोड कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
इसके साथ ही जैसे मैंने बताया, अकबर ने हिंदुओं के तिरातकार को भी माफ करवाया, लेकिन मुसलमानों के लिए तो तिरातकार माफ करने के साथ हज जाने के लिए खुद ही शाही खजाने से पैसे दिए जाते थे। और उन दिनों हर साल कम से कम 15,000 यात्री हज के लिए मक्का जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सन 1576 में आगरा से जाने वाले मुगल हज कारवान के साथ 6 लाख की खैरात गई थी। और ये उस जमाने में कितनी बड़ी कीमत थी, ये आप इस बात से समझ सकते हो कि उस जमाने में रथ चलाने वालों को महीने भर के 3.5 रुपए मिलते थे और एक बाल काटने वाले को सिर्फ 50 पैसे मिलते थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मुगल राज के बादशाह अपनी राजधानी भी आए दिन बदलते रहते थे। जैसे अकबर ने अपने समय में पुराने मुगल के किलों को गिराकर नया शहर बनवाया था, जिसे बनाने में 16 साल लग गए और सालाना आने वाला रेवेन्यू का 10% खर्च वहां पे होता था। और ये पैसे आए कहां से? तो जाहिर सी बात है, ये पैसा मुगलों ने भारत से ही तो लूटा था। और 16 साल बाद जब आगरा फिर से बनकर खड़ा हो गया, तो अकबर ने 1572 में गुजरात को जीतने के बाद एक नया कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, फतेहपुर सीकरी का। पर सिर्फ अकबर ही क्यों, अगर हम अकबर के बेटे जहांगीर की बात करें तो उसने भारत में 12 सालों की हुकूमत की थी। लेकिन इन सालों में उसने आगरा से दिल्ली, दिल्ली से फतेहपुर में कई बार अपनी राजधानी बदली थी, जिसकी वजह से सिर्फ पैसे ही नहीं गए पर उसकी खुद की हुकूमत ही खतरे में आ गई। और अब जरा उस इंसान के भी बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से भारत का आगरा इतना फेमस है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ताजमहल को बनाने वाले बादशाह शाहजहां की, अकबर के बेटे की। अब इनकी तारीफ में और कुछ कहने से पहले बात करते हैं सन 1628 की, जब शाहजहां बादशाह बन चुके थे और उन्होंने पर्शियन न्यू ईयर नवरोज की खुशी में एक बड़ी दावत रखी थी, जिसमें सारे राजघराने शामिल थे और वहां पर उन्हें तोहफे और पदवियां दी जाती थी। और यहाँ पर शाहजहां ने अपनी सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल को तोहफे में 50 लाख रुपए दिए थे और वहीं अपनी बेटी जहानारा को 20 लाख रुपए दिए थे। अब इस रकम का कंपैरिजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 50 पैसा उस समय के नाई की मंथली इनकम हुआ करती थी और यहाँ पर लाखों में खेला जा रहा है। लेकिन अब चलते हैं 2 साल आगे, जब भारत के गोलकोंडा, अहमदनगर, गुजरात और मालवा के कुछ हिस्सों में भयंकर अकाल आया, जिसने 74 लाख लोगों को मौत की खाई में ढकेल दिया। उस समय शाहजहां जो अपनी बेगम पर 50 लाख उड़ा रहे थे, उन्होंने अपनी आवाम के लिए क्या किया? यस, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने अकाल से अफेक्टेड लोगों को बस 1 ही लाख रुपए दिए। सबको, हाँ, एक जन को नहीं, सबको मिला जुला के। पर सबसे बड़ी बात क्या है आपको पता है? वो ये है कि इन जगहों पर जो अकाल आया था ना, वो शाहजहां खुद के वजह से आया था, जिसने साउथ वेस्ट और सेंट्रल इंडियन राज्यों से लड़ाई की थी और वहां के सारे फसलों और खेतों को बर्बाद कर दिया था। मतलब मुगल इंडिया में बस तो गए थे, लेकिन हमारी मुसीबतों में और हमारी परेशानियों में उन्होंने कुछ खास हेल्प नहीं किया, अगर हम शेयर फिगर्स की बात करें तो। और बात भी जायज है, दूसरे देश के लोग थे, हमारे देश के लिए क्या ही कर लेते। भारत की सेवा करने थोड़ी ना आए थे, मेवा खाने आए थे। अपनी शान और शौकत, आराम और हैरम्स में ही वो मशरूफ रहे। इसके साथ ही अगर हम आज के ताजमहल की बात करें तो उस वक्त के शाही खजाने में से ही तो पैसे लेकर ताजमहल और पीकॉक थ्रोन बनवाया गया था। और ये पीकॉक थ्रोन कोई ऐसा थ्रोन नहीं है, इतना खास है। इसकी खासियत इसी बात से पता चलती है कि आज जिस कोहिनूर के हीरे को क्वीन एलिजाबेथ ने अपने ताज में लगाया ना, वो इसी थ्रोन में जड़ा हुआ था। और अगर एंगस मैडिसन नामक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट की हम बात करें तो 15% से 18% सालाना सिर्फ मुगलों पर ही खर्च हुआ करता था। और बाय द वे, अगर आपको पता नहीं कि पीकॉक थ्रोन का कॉस्ट वो समय क्या था, तो वेल, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसमें 1150 किलोग्राम गोल्ड था और 230 किलो प्रीशियस स्टोन्स थे। और इस एक सिंहासन अकेले की वैल्यू वो समय 1 करोड़ रुपए थी। और आज के तारीख में इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आज होती थी 5.5 बिलियन रुपीस, यानी कि रफली $740 मिलियन। अब यार, एक सिंहासन को इतना भी क्या चमकाना? दिस इज क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी। यही सेम चीज ताजमहल के साथ भी किया गया था और उस समय ताजमहल भी बनाया गया था कुछ 3.2 करोड़ रुपीस में। अब फ्रेंड्स, ये एस्टिमेटेड प्राइसेस है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये डेफिनेटली बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें थी। यही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर की एक स्टूडेंट ने हिस्टोरिकल फैलेसीज नाम की एक रिपोर्ट में ये पाया कि शाहजहां के काल में सालाना जुटाया गया 36.5% रेवेन्यू 68 राजकुमारों को दिया जाता था और वहीं पर 25% रेवेन्यू 587 मंत्रियों को, यानी अगर हम इन फिगर्स को ऐड करें मतलब 62% रेवेन्यू बस सिर्फ 665 लोगों पर खर्च किया जाता था, राजकुमारों और मंत्रियों पे। और बाकी का बचा कुचा 38% करोड़ों लोगों में। बाकी की आवाम को खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब होगा या नहीं, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं थी। जबकि मुगलों के पास ये सारे धन दौलत भारत के लोगों के द्वारा ही भरे हुए टैक्सेस से आते थे,
क्योंकि उस वक्त मुगलों के सालाना जमा होने वाले रेवेन्यू का 90% कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेस से ही आता था। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटकर अगर देखें तो औरंगजेब को मुगलों का वो बादशाह माना जाता था जो भारत का सबसे बड़ा दानी था। लेकिन उसने हमें कुछ नहीं दिया, बल्कि महादानी का ये खिताब उसे सन 1661 से 1667 तक पर्शिया के राजकुमार बल्ख, बुखारा, उरगंज, शहरी नऊ, टर्किश गवर्नर बसरा की वजह से मिला था, जिनके ऊपर औरंगजेब ने 7 साल में 3 मिलियन यानी कि 30 लाख रुपए पानी की तरह उड़ा दिए। और ये सिर्फ इसीलिए था ताकि ये राजकुमार तोहफों के चकाचौंध में खो जाए और खोकर औरंगजेब की काली करतूतों को भूल जाए। वही काली करतूत जो उसने अपने ही पिता और आज के दौर में ट्रू इंडोलॉजी के एक डेटा के मुताबिक औरंगजेब ने अपनी हुकूमत के 6 सालों में 70 लाख रुपए कई मुस्लिम देशों में भेजे थे, जो उस समय इंग्लैंड की टोटल रेवेन्यू से 2 गुना ज्यादा बड़ा अमाउंट था। और भारतवासियों का इतना पैसा लुटाने के बाद बदले में औरंगजेब को शायद ही कभी इस्लामिक रेलिक्स के अलावा कुछ और मिला हो। लेकिन इसके लिए औरंगजेब ने कभी भी कुछ नहीं किया। पर अगर गलती से भी किसी भारत के किसान से टैक्स भरने में जरा सी भी देर हो जाती तो उसे उस दौर में मौत तक की सजा हो सकती थी। पर भारत के लोगों का खून पसीना चूसने वाले औरंगजेब ने भारत के लिए आखिर क्या बनाया? कुछ भी नहीं। मगर सिर्फ औरंगजेब ही क्या, मुगलों की पूरी हुकूमत में मुगलों ने भारत के लिए क्या बनाया? मेरा मतलब है लोगों के लिए ना रास्ते बनवाए, ना नहरें बनवाई, ना कॉलेजेस बनवाए, तो आखिर किया क्या? वेल, बाकी सभी ने क्या किया ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। पर औरंगजेब ने स्पेसिफिकली तो हद ही कर दी, क्योंकि इस बादशाह ने कई लाख हिंदुओं को मारकर उन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा दिया। और इतना कम नहीं था, जो औरंगजेब ने भारत के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस और हजारों मंदिरों का नामो निशान मिटाया। और कई हिस्टोरियंस का तो ये तक कहना है कि साउथ इंडिया की तरह नॉर्थ इंडिया में बड़े बड़े ऊंचे मंदिर इसीलिए नहीं है क्योंकि औरंगजेब ने सभी के टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे। यानी ना सिर्फ मुगलों ने हमारे भारत को लूटा, पर साथ ही साथ उन्होंने भारत की संस्कृति भी छीनने की। मुगलों ने अपने दशकों से चले आए हुकूमत को गवा कर चुकाया। और अगर देखा जाए तो मुगलों ने अपने पहले आए सुल्तानों की तरह और अपने बाद आए अंग्रेजों की तरह भारत से सिर्फ लूट कर अपने असल देशों की तिजोरियां तो नहीं भरी है, लेकिन भारत में ही रहकर इन्होंने भारत और उसके लोगों को इस तरह लूटा कि जो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था, उसके लोग अनाज के दाने दाने के मोहताज हो गए और अपने ही देश में गुलामों की जिंदगी जी। अब फ्रेंड्स, इस बारे में आपको क्या लगता है? इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो काफी सारे हमारे ऑडियंस को ऐसा लगा कि हम मुगलों की तरफदारी कर रहे थे, पर बात ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाया था, गलती हमारी ही थी। बट अब सभी फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि मुगलों का शासन इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हुआ या फिर नाकामयाब। अगर ये वीडियो पसंद आई, से कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।